चलिए, तो हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न 2025-26 में पूछे गए हैं, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और जो भी अन्य एग्जाम हैं उन सभी में, उनको एक-एक करके हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी से ज्यादातर क्वेश्चन लिया था और आज के इस क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर और छत्तीसगढ़ के जनजाति से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है? और इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वाले वीडियो में छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है, छत्तीसगढ़ का जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक? चलिए, तो ये हमारा जो सीरीज है उसका चौथा वीडियो है। तो देखते हैं जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। आगामी आपका जो भी परीक्षा होने वाला है, जैसे कि सीजीपीएससी एसीएस का एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट इंजीनियर का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा सीजीपीएससी एसआई का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती होने वाला है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम अभी सामने होने वाले हैं। तो उन्हीं सब एग्जाम में हमको किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसको समझने के लिए ये जो वीडियो सीरीज है इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे हमको ये आइडिया हो रहा है कि हम क्या टॉपिक को आगे पढ़ें, कौन सा टॉपिक को ज्यादा फोकस करें और किसको छोड़ें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कनिष्ठ प्रबंधक के एग्जाम में पूछा गया सीजी व्यापम 2025 में। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ये प्रश्न में क्या पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी के निम्न बोली में, अब देखो छत्त ये जो भाषा है ना, इसको छत्तीसगढ़ी के ही आधार पर थोड़ा बोला जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ी के निम्न बोली मनला, है ना, यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी में बोला जा रहा है ना, छत्तीसगढ़ी के निम्न बोली मनला छत्तीसगढ़ी में प्रयोग के आधार में भंडार दिशा ले रक्षहु दिशा में क्रम ले लिखो, ऐसा बोला गया है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी बोली पर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली पर ध्यान दे करके इन जितने भी मतलब ये जो जनजाति है, इनको हमको क्या करना है कि भंडार दिशा से रक्षहु दिशा की ओर जमाना है। ठीक है, भंडार और रक्षहु क्या होता है आपको अब समझना पड़ेगा। अब जिनको नहीं पता रहेगा भंडार दिशा किस दिशा को कहते हैं, रक्षहु दिशा किस दिशा को कहते हैं, है ना, हम लोग तो चलो हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे पढ़ लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया गया है कि भंडार दिशा से रक्षहु दिशा के क्रम में आपको क्या करना है, इनको जमाना है। ठीक है, भंडार से रक्षहु, अब क्या होता है भंडार से रक्षहु, जिनको नहीं पता रहेगा वो कैसे बताएंगे। भंडार से रक्षहु क्या इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम को कहते हैं, क्या दक्षिण से उत्तर को कहते हैं, या फिर पश्चिम से पूर्व को कहते हैं, उत्तर से दक्षिण को कहते हैं, किसको कहते हैं, भंडार और रक्षहु। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारों दिशाओं का जो नाम है क्या क्या है। तो चार दिशा हम इस प्रकार से जब पढ़ते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आप इस प्रकार से हिंदी में इंग्लिश में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलते हैं। तो जो हम उत्तर कह रहे हैं, ठीक है, उत्तर, इसी को कहा जाता है भंडार छत्तीसगढ़ी में। ध्यान रखेंगे, भंडार किसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, उत्तर दिशा कहते हैं। रक्षाहु दिशा किससे कहते हैं, दक्षिण, दक्षिण को कहते हैं। इस तरीके से ध्यान रखेंगे ना, दक्षिण दिशा क्या बोलेंगे, रक्षाहु बोलेंगे। पूर्व दिशा क्या बोलेंगे, इधर से सूर्य उगता है इसलिए इसको उत्ती कहते हैं, क्या कहते हैं, उड़ती, मतलब उत्ती, सूर्य उगता है इसलिए उत्ती कहते हैं, इसको बुड़ती कहते हैं। ऐसे उत्ती और बुड़ती। तो भंडार, रक्षाहो, उत्ती और बुड़ती, ऐसे ये छत्तीसगढ़ी में दिशाओं का नाम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये जो टॉपिक है, ये जो दिशा वाला, यहाँ से 2024 25 26 में 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए, ये प्रश्न फिर से दोबारा रिपीट हो सकता है, भंडार दिशा रक्षाहो, इसी में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। बाकी तो उत्ती बुड़ती आप बना लेंगे। अब देखो, तो भंडार से हमको रक्षाहो दिशा में क्या करना है, क्रम में जनजातियों को जमाना है। इस प्रकार से हमको नॉर्थ से साउथ के क्रम में ये जितने भी जनजाति दिया हुआ है उसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो बैगानी दिया हुआ है, मुरिया दिया हुआ है, फिर परजी दिया हुआ है, कमारी दिया हुआ है, मुंडा दिया हुआ है। ठीक, अब हमको इनको जमाना है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम मुंडा जनजाति को लेंगे। ऊपर में हम इस प्रकार से मुंडा, है ना, मुंडा जनजाति, मुंडा, ऐसे ऐसे सरगुजा संभाग वाले क्षेत्र में मुंडा जनजाति हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या दिया है, परजा दिया है, कमारी दिया हुआ है, बैगानी दिया है, मुरिया दिया है। तो ये कमार जनजाति, अच्छा देखो यहाँ पर मुरिया जनजाति, परजा जनजाति सब दक्षिण वाले क्षेत्र में निवास करती हैं। अब हमको लेना होगा या तो बैगानी को या तो कमारी को। तो हम यहाँ पर अब लेंगे किसको,
बैगा जनजाति को पहले। ये कवर्धा वाले क्षेत्र में इस प्रकार से निवास करता है। तो हम क्या करेंगे, बैगानी को लेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये बोली बोला गया है ना, मतलब कि जो भी जनजाति है इनके द्वारा बोले जाने वाली बोली, मतलब कि बैगा जनजाति बैगा बोली बोलेंगे, है ना, बैगानी बोली बोलेंगे, ऐसा है। तो इसी क्रम में आपको जमाना है कि हाँ, दूसरा नंबर पे हम क्या लेंगे, बैगा जनजाति को लेंगे, क्योंकि ये हम छत्तीसगढ़ के जब मैप बनाते हैं इस तरीके से, तो सरगुजा संभाग वाले क्षेत्र में मुंडा जनजाति निवास करेंगी। यहाँ पर कबीरधाम वाला क्षेत्र है, इधर कौन सी जनजाति निवास करती है, बैगा जनजाति निवास करती है, ऐसे बैगा जनजाति। यहाँ पर मुंडा जनजाति, ऐसे। फिर यहाँ पर कमारी है, तो ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से गरियाबंद, और जो धमतरी वाला क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार से कमार जनजाति निवास करती है। तो कमारी यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे। तो अब हम तीसरे नंबर पे क्या लेंगे, कमार जनजाति को लेंगे, ऐसे कमारी, कमारी जनजाति को, ठीक है, ऐसे। अब देख लो, इतने में तो आंसर निकल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मुंडा जनजाति यहाँ पर देखेंगे तो ओ को पहले लेना है, फिर बैगा जनजाति को लेना है, मतलब कि के को दूसरा नंबर पे लेना है, ठीक है। मुंडा को पहले नंबर पे, के को दूसरे नंबर पे, तो के क्या है, दूसरे नंबर पे है, तो हमारा आंसर दिख रहा है हमको, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। और आगे बनाएंगे तो एन लिया हुआ है ना, एन लिया है, तो देखो ये कमारी जनजाति। इसके बाद एल लिया हुआ है, तो ये मुरिया जनजाति। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुरिया जनजाति इस प्रकार से आ जाएगा, मुरिया। और लास्ट में फिर इस प्रकार से एम कौन सा आ जाएगा, परिजा जनजाति, ऐसे, परिजी जनजाति। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर निकालना होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, तो लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भंडार रक्षहु क्या होता है, ठीक है। ये दिशाओं का नाम आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, तब कहीं जाकर के क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, ठीक। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। गोंडी किस भाषा समूह की बोली है, ठीक है। अब गोंडी किस भाषा समूह की भाषा समूह से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है ना, भाषा समूह से प्रश्न पूछा गया है। तो मुंडा भाषा समूह है कि द्रविड़ भाषा समूह है कि आर्य भाषा है, इनमें से कोई नहीं, क्या है। तो तीन भाषा समूह हम लोग पढ़ते हैं, है ना, मुंडा भाषा समूह, आर्य भाषा समूह, द्रविड़ भाषा, इस प्रकार से तीन प्रकार के भाषा समूह हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो आंसर है ना, गोंडी, ये द्रविड़ भाषा समूह का समूह मतलब द्रविड़ भाषा समूह का है। अब ऐसा क्यों है, इसको आप लोग समझिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भाषाई आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, भाषाई आधार पर क्लासिफिकेशन इस प्रकार से जनजातियों को किया जाता है, लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है। तो किस तरीके से हम लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन करेंगे, तो देखो तीन भागों में जनजातियों की जो बोली है या फिर भाषा है, इनको बांटा गया है, ठीक है। किस प्रकार से किया गया है, तीन प्रकार से इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो जो उत्तर में, उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो भी जनजातियां निवास करती हैं, वो मुख्य रूप से मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सब उत्तरी भाषा मतलब उत्तर छत्तीसगढ़ में ही निवास करें, कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जो दक्षिण में भी निवास करेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ में भी निवास करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मध्य छत्तीसगढ़ में जो भी जनजातियां निवास करती हैं लगभग ना, क्योंकि सभी जनजाति को नहीं लेंगे, कुछ ऐसे भी जनजाति जो कि उत्तर में निवास करते हैं, दक्षिण में निवास करते हैं, लेकिन वो आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर लेंगे, दक्षिण में जो जनजातियां निवास करती हैं उसको हम लोग द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन वही है, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी जनजाति दक्षिण में निवास करें, ठीक। तो देखो तीन प्रकार से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ का मैप आप लोग इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से तीन भागों में बांटो। ये आपका मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, ये आपका आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाएगा, और ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत, इस प्रकार से हम बांटेंगे। अब इनमें जितने भी जो नाम लिखा हुआ है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ना। ट्रिक को याद रखिए, बाकी कोई भी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, अब जितने भी जो यहाँ पर मैं जो भी ट्रिक हम लोगों ने बनाया हुआ है, उस ट्रिक को मैं पहले आपको बताता हूँ, उसके आधार पर आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, हम लोग जब छत्तीसगढ़ के जनजाति पढ़ते हैं तो मैप में बहुत सारी जनजातियां हमको दिमाग में छप जाता है कि हाँ, ये जनजाति लगभग लगभग ऊपर में निवास करते हैं, ये सब जनजातियां दक्षिण में निवास करते हैं, जैसे कि हम लोग मुरिया, माड़िया, हलवा, है ना, भतरा, गदबा, ये जो जो भी जनजाति हम अगर बोले तो सब दक्षिण में निवास करते हैं। इसी प्रकार से उत्तर में अगर हम देखें तो ये जो भी जनजाति है, कोरकू है, पहाड़ी कोरवा है, खड़िया है, मांझी, संवरा, बिरहोर, ये सब जनजातियां हैं। अब मध्य छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो कुछ और इस प्रकार से सब जनजातियां हैं।
अब हमको याद रख लेना है सिर्फ आर्य भाषा परिवार वाले को, मतलब कि मध्य छत्तीसगढ़ में जो निवास करते हैं ना, उसको आप लोग याद रख लो। आसानी से आपका द्रविड़ भाषा परिवार भी निकल जाएगा, आसानी से आपको मुंडा भाषा परिवार भी वहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ एक को याद रख लेना, बाकी सभी याद हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो हल्बी है, पंडोप है, सदरी है, छत्तीसगढ़ी है, कंवर है ना, बिझवार है, भुंजिया है, धनवार है, बैगा है, भैना है, भतरी, ये सभी जनजातियां हैं। अब इसको याद रखने के लिए एक कहानी याद रखो। कैसे कहानी याद रखो? शादी विवाह वगैरह में गए आप लोग, गए हैं, शादी वादी होते रहता है, तो वहां पर जब जाएंगे तो क्या होता है, पंडप, है ना, मंडप होता है कि नहीं, ऐसे मंडप, तो मंडप को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर पंडप, छत्तीसगढ़ी में पंडप भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे पंडप। तो इस प्रकार से पंडप ऐसे बना होता है, मंडप बना होता है, ठीक है, जहां पर शादी होता है वहीं के उसके नीचे में इस प्रकार से, जानते हैं ऐसे, जहां पर इस प्रकार से शादी होते रहता है, यहाँ पर समझे शादी हो रहा है ऐसे, तो मंडप ऐसे बना हुआ है। मंडप के नीचे में इस प्रकार से दरी बिछाएंगे, क्या करेंगे, दरी बिछाएंगे। भात खाना है ना, क्योंकि अब भूख लग रहा है, शादी का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, भात खाना है, तो क्या करेंगे, दरी बिछाएंगे। तो सदरी, ठीक है, पंडप बिछा मतलब मंडप बिछा लिया, पंडप इस प्रकार पंडोप जनजाति हो गया। इसके बाद सदी दरी बिछा लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, भात खाएंगे, लेकिन कैसा भात है, हल्दी भात है वो, हल्दी में गए हुए हैं तो क्या है, हल्दी भात है, मतलब कि भात भी हमको हल्दी हल्दी मतलब पीला पीला दिखाई दे रहा है, तो हल्दी भात। ठीक है, क्या, हल्दी भात। तो ये हल्दी से हल क्या हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, और क्या है, भात है, ये हम भात खा रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, भतरी जनजाति हो जाएगा। ठीक है, तो हल्दी हो गया, पंडोप हो गया, सदरी हो गया, और क्या, भतरी हो गया। ठीक। अब भात तो क्या है, हल्दी भात है, लेकिन ये जो भात है भुंजिया भात है, क्या है, भुंजिया भात, सिंपल वाला भात नहीं है, क्या है, भुंजिया भात है। भात को भून कर खाते हैं ना, बघार के जिसको बोलते हैं, तो भुंजिया भात है, भुंजी भात खा रहे हैं, फ्राइड राइस है ना, भुंजिया भात। तो क्या आ जाएगा, भुंजिया आ जाएगा, इस प्रकार से ये भुंजिया भात हो गया। इसके बाद क्या, अब कहाँ हो रहा है, शादी कहाँ पे होता है, ये जो भी शादी का कार्यक्रम है वो सब कैसे होता है, छत्तीसगढ़ी में ही होता है। तो छत्तीसगढ़ कैसे याद रखोगे? अब इसमें किसका किसका शादी हो रहा है, तो वर का शादी हो रहा है। ठीक है, किसका शादी हो रहा है, वर का शादी हो रहा है। शादी किसका हो रहा है, किसके शादी में क्या है, तो वर वधु होता है ना, तो वर का शादी हो रहा है ऐसे, है ना, कंवर याद रख लो ऐसे। इसके बाद याद रखो धनवार, तो ये जो वर है कुछ न कुछ एक औजार पकड़े रहते हैं, तो धनुष पकड़े हैं मानकर चलो, ऐसे धनुष बाण पकड़े हुए हैं, है ना, तो धनुष बाण पकड़े हुए हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। एक औजार पकड़े रहते हैं, लोहे का औजार होता है, चाकू आपको कुछ भी पकड़े रहते हैं, तो वैसे याद रख लो, धनुष बाण को इस प्रकार से पकड़े हुए हैं, तो वर ने क्या, धनुष बाण पकड़ा है, तो धनवार हो गया ऐसे। ठीक। इसके बाद यहाँ पर बैगा है, और क्या है, भैना है, और क्या बचा है, बिंझवार है। ऐसे कुछ याद रख लो कि बिंझवार जनजाति का है ये जो वर है, वो कौन सी जनजाति का, बिंझवार जनजाति का है। और भैना और बैगा, ये दो को और आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भैना जनजाति, बिंझवार जनजाति और बैगा जनजाति, तीनों को और आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, बाकी यहाँ पर सब चीज रिलेट हो जाएगा। अब चाहो तो इसको भी कुछ न कुछ ऐसे आप ट्रिक बना करके इसमें डाल सकते हो। ठीक, इसी के अंतर्गत इसको मिला कर सकते हो, तो आप इसको बना लीजिएगा। तो इतने में हमको लगभग लगभग आर्य भाषा परिवार की जो भी जनजाति हैं वो याद हो जाता है। अब इसमें कुछ आपको अपवाद देखना पड़ेगा। ठीक है, अपवाद हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे कि उरांव जनजाति जो है ना, ये हमको उत्तर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इधर देखने को मिलता है, इस प्रकार सरगुजा संभाग में देखने को मिलता है, लेकिन ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत इसको शामिल करता है। ये कुड़ुख बोली बोलते हैं, उरांव जनजाति वाले क्या बोलते हैं, कुड़ुख बोली बोलते हैं। मतलब उरांव जनजाति उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, लेकिन उनकी जो बोली है कुड़ुख, और कुड़ुख क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार की बोली क्या है, कुड़ुख है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से गोंडी, पूरे छत्तीसगढ़ में गोंडी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लेकिन इनके द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है ना, गोंडी, ये मतलब इसको द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, गोंडी बोली को द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। और सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इस प्रकार से गोंडी मतलब गोंड जनजाति हमको देखने को मिलता है पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरीके से, तो सर्वाधिक बोले जाने वाली ये बोली है, ध्यान रखेंगे ना। इसके बाद परजा है, मुड़िया है, माड़िया, देखो तो ये परजा, मुड़िया, माड़िया सब इस प्रकार से दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं, है ना, मुड़िया भी, माड़िया भी, दंडामी माड़िया भी, डोरला भी, अबुझ माड़िया भी, धुरवा भी, है ना। कौन जनजाति को और याद रखना, ये कुई बोली बोलते हैं। ठीक है, कौन क्या बोलते हैं, कुई बोली बोलते हैं। तो ये जनजाति में इस प्रकार से ये तीन प्रश्न है जो कि ज्यादातर हमसे पूछा जाता है। कौन कौन सा, मतलब द्रविड़ जनजाति में, मतलब द्रविड़ भाषा परिवार में, एक तो उरांव का कुड़ुक बोली पूछा जाता है,
कौन सी जनजाति का कोई बोली बोलो पूछा जाता है, और ये गोंडी जनजाति मतलब गोंडी बोली को भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इन द्रविड़ भाषा परिवार में मुख्य रूप से इन्हीं तीनों को याद रखो, और बाकी सब तो दक्षिण भारत में निवास करती हैं जो भी जनजाति हैं, तो इनको आसानी से आपको याद रख सकते हैं। आर्य भाषा परिवार का भी आपको समझ में आ गया। देखो जो हल्बा जनजाति है ना, वो इस प्रकार से आपको बस्तर संभाग में निवास करती है, लेकिन इसको आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत लिया गया है। पंडोब जनजाति ये सरगुजा संभाग में निवास करती है इधर, लेकिन इसको भी आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत लिया गया है। सदरी ये भी आप देखेंगे तो जसपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है इस प्रकार से, लेकिन इसको भी आर्य भाषा परिवार में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ी तो ठीक है, आर्य भाषा परिवार छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला भाग है वहाँ कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, बैगा, भैना, भतरी, ये सब छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में निवास करते हैं, इसलिए इनका तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा याद रखने में। आपको शुरू का बस 3 याद रख लीजिए, बाकी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मुंडा भाषा परिवार छत्तीसगढ़ के उत्तरी में है ना, ये वाले क्षेत्र में जितने भी जनजातियां रहती हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली बोली, या फिर ये मुंडा भाषा या फिर मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो एक तो याद रखना कोरकू, है ना, कोरकू उत्तरी छत्तीसगढ़ मतलब देखेंगे तो आप कहाँ पे सरगुजा वाले क्षेत्र में कोरकू निवास करती हैं, है ना, कोयला खोदने का काम करते हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति, खड़िया जनजाति, मांझी जनजाति, सांवरा जनजाति, बिरहोर जनजाति, नगेसिया, सतह, ये सभी इस प्रकार से मुंडा भाषा या फिर मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी जनजातियां हैं उनके द्वारा कौन कौन सी बोली बोला जाता है, या फिर उसको कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है उसको यहाँ पर बताया गया है। बहुत आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। अब इसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, गोंडी किस भाषा परिवार का जो है, गोंडी किस भाषा समूह की बोली है, तो आप क्या बताओगे, द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए गोंडी इस प्रकार से क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है। सभी 2026 में 25 में 26 में 25 में पूछे गए क्वेश्चन है ना, तो एक भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लेंगे। उस क्वेश्चन के पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखिए, तब कहीं जाकर के आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और भले ही थोड़ा वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है, 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा करीबन चला जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर एक टॉपिक को इसी प्रकार से एकदम डिटेल में समझाने का, क्योंकि प्रश्न अभी एक एक लाइन का नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, डिटेल में डीप में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जैसे प्रश्न बन रहे हैं उसी के आधार पर हमको पढ़ाई भी करना होगा। ठीक है, चलिए एक लाइन में पढ़ने वाले लोग आप लोग थोड़ा समझ जाइए कि थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अब मेघनाथ स्तंभ दिया हुआ है, घोटुल स्तंभ दिया हुआ है, सेमल स्तंभ दिया हुआ है, बांस शिल्प दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है, कॉलम को मिलाना है ना, कौन कौन सी जनजातियां हैं, कौन कौन सा स्तंभ स्थापित करते हैं। ऐसा इस प्रकार से ना मृतक स्तंभ होता है। देखो ये स्तंभ स्थापित करना है, आपके ये मृतक स्तंभ स्थापित करना इसको बोलते हैं। जब भी घर के कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम पर उनको उनके याद में इस प्रकार से जंगल में या फिर अपने ही खेत खलिहानों में कहीं पर इस तरीके से एक मृतक स्तंभ स्थापित कर देते हैं। ठीक है, या फिर जहां पर उनको दफनाया जाता है या फिर जहां पर उनको जलाया जाता है, जो भी उनकी परंपरा है, तो जहां पर इस प्रकार से उनका समाधि स्थल कह सकते हैं, तो जहां पर रहता है वहीं पर इस प्रकार से उनकी याद में क्या कर देते हैं, एक मृतक स्तंभ स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो जो मृतक स्तंभ है कौन कौन से जनजाति में कौन क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो देखो मेघनाथ जो है ना, मेघनाथ में हम मतलब मेघनाथ जो स्तंभ है वो कोरकू जनजाति हम लोग पढ़ते हैं। कोरकू जनजाति के लोग क्या करते हैं, मेघनाथ स्तंभ स्थापित करते हैं। ठीक, अपने इष्ट देवता मानते हैं मेघनाथ को। ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ी विपत्ति से उनको मेघनाथ भगवान ने बचाया था एक बार। ठीक है, तो इसलिए मेघनाथ स्तंभ क्या करते हैं, माना जाता है, उनको मानना रहता है कि हमारे जो भी पूर्वज हैं उनकी मृत्यु के बाद वो भगवान मेघनाथ को स्वरूप ले लेते हैं, ऐसा कुछ इनका मानना था। तो मेघनाथ स्तंभ क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। घोटुल, देखो अब एक घोटुल के बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, मुरिया जनजाति। सेमल स्तंभ याद रखेंगे, तो सेमल का अलग से आप याद रखेंगे, भद्रा जनजाति, अभी आपको बताऊंगा। सेमल स्तंभ कौन स्थापित करते हैं, तो भद्रा जनजाति करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ याद रखेंगे, बांस शिल्पकला कमार जनजाति में प्रचलित है। तो शिल्पकला भी देखेंगे, अगला टॉपिक जो भी शिल्पकला है तो उसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन से जनजाति का कौन कौन सा शिल्पकला है। तो कमार का सीधा याद रखेंगे, इस प्रकार से क्या है, बांस शिल्पकला है। तो देख लीजिए, एक का इस प्रकार से 4 है, दोनों में है। घोटुल स्तंभ का मतलब घोटुल स्तंभ का क्या है, 3 है, तो बी का 3 है, इसमें भी बी का 3 है। सेमल स्तंभ का क्या है, भातरा जनजाति है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम
डिस्कस करने से पहले यहाँ पर जितने भी जनजाति है उनका कौन कौन सा मृतक स्तंभ है, इसको हल्का से एक बार देख लेते हैं। देखो, मृतक स्तंभ होता क्या है, परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाने के बाद मृतक की याद में 4 से 5 फीट ऊंचा पत्थर या फिर लकड़ी का एक स्मृति स्तंभ गाड़ करके क्या करते हैं, उसको यादगार बनाते हैं। तो जो कोरकू जनजाति इनमें मेघनाथ स्तंभ गाड़ा जाता है। अबुझ माड़िया जनजाति में हनाल गट्टा स्तंभ गाड़ा जाता है ना। दंडामी माड़िया में याद रखेंगे उर्से कला या फिर दन्या कला, है ना, दन्या कल ऐसे इसका नाम है, उर्से कल या फिर दन्या कल स्तंभ गाड़ा जाता है। मुरे जनजाति में घोटुल स्तंभ गाड़ा जाता है। भील जनजाति में गाथा स्तंभ गाड़ते हैं और भद्रा जनजाति में सेमल स्तंभ गाड़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा है और ये प्रश्न पूछा है, और क्या था, ये वाला प्रश्न पूछा, मतलब तीनों को मिला जुला करके प्रश्न ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तीनों को मिला दिए हैं और एक कमार जनजाति का क्या है, उनका जो बांस शिल्प कला है वहां से प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चलिए, बहुत मजेदार प्रश्न था देखा जाए तो। ये हमारा बहुत सारे कोर्सेस एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। सीजीपीएससी एसीएस का भी कोर्स है, सीजीपीएससी आपका प्रीलिम्स का भी कोर्स है ना। सभी प्रकार के जो भी कोर्स हैं, शिक्षक भर्ती के इस प्रकार से गणित समूह स्पेशली यहाँ पर कल्पना मैडम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ना। विज्ञान समूह का बैच है आपका, संपूर्ण सीजी व्यापम का बैच है, प्रयोगशाला परिचारक का बैच है, और बहुत सारे बैच हमारे एप्लीकेशन में चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, नोट्स वगैरह सभी अवेलेबल है। ये हमारा एप्लीकेशन है, सीजी मैपोलॉजी के नाम से सर्च करेंगे प्ले स्टोर में जाके तो वहां पर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी लेना होगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप लोग संपर्क करिएगा। स्पेशल छत्तीसगढ़ अगर आपको पढ़ना है, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, जो कि मेरे द्वारा पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ को पढ़ाया गया है, आपका ये जो भी मिनिमम जो भी प्राइस है वहां पर अवेलेबल कराया गया है, आप एप्लीकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति युवाग्री, कौन सी जनजाति का युवाग्री सही रूप से सुमेलित है, ये बोला जाए। देखो, तो जितना भी जनजाति है उनका युवाग्री को हमको देखना है और कौन कौन सा सुमेलित है, कौन कौन सा असुमेलित है, हमको बताना होगा। ठीक है, देखो, अच्छा, ये क्वेश्चन को जो आंसर है ना, आपको मैं सीधा बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर व्यापम ने ऑप्शन सी लिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन सी लिया हुआ है। अब हो सकता है ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत दिया है, या फिर हो सकता है कि व्यापम अब यही लेना चाहता है। बहुत बार होता क्या है ना, व्यापम कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत ले लेता है। हो सकता है इसको अमेंडेड मॉडल आंसर आने के बाद सुधार भी देते हैं, और बहुत बार नहीं भी सुधारा जाता। तो जिस प्रकार से आंसर ले लिया गया है उसी आधार पर हमको पढ़ाई करना पड़ता है, मजबूरी में कह सकते हैं, या फिर हो सकता है वो फैक्ट होगा, हमको नहीं पता था पहले, लेकिन अब वैसा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वैसा आंसर लिया गया है। तो देखो, यहाँ पर जो भी इसका है, तो धुमकुरिया हम लोग देखते हैं उरांव जनजाति में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। घोटुल हम लोग देखते हैं किसमें, मुरिया जनजाति में, यह तक भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर गीती ओना है ना, यहाँ पर गीती ओना चाहिए, गीती ओरा लिखा हुआ है। देखो, अब गीती ओना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। अ, क्या है, गीती ओना, या फिर इसी को मतलब गीती ओरा लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम क्या पढ़े, गीती ओना पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या लिया गया है, मुंडा लिया हुआ है। ठीक है, मतलब मुंडा यहाँ पर मैच किया गया है, इसको भी यहाँ पर सही लिया गया था। रंग बंग यहाँ पर लिया हुआ है ना, बैगा लिया हुआ है, तो ये इसका ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। पहले इसको आपको मैं समझाता हूँ कौन कौन से जनजाति का कौन कौन सा युवाग्री होता है उसको। देखो, इसको आप समझिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। ये जो मूरिया जनजाति हो या फिर मुड़िया हो या फिर गोंड हो, इन तीनों का हम इस प्रकार से क्या लेते हैं, गोटुल या फिर घोटुल लिया जाता है। कहीं कहीं पे गोटुल लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे घोटुल लिखा रहेगा, तो दोनों को आपको सही लेकर चलना है। इस प्रकार से गोटुल भी लिखा रहेगा ना, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, दोनों ही लिखा जाता है। उरांव जनजाति का धुमकुरिया होता है। ठीक, तो ये तो सही बात है, ये लिया हुआ है, चलो ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी यहाँ तक भी समझ में आ रहा है। अबुझ माड़िया का कोसी घोटुल याद रखेंगे। अबुझ माड़िया क्या कोसी घोटुल होता है, नहीं है मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट इसको भी याद रखेंगे। बिरहोर का देखो क्या होता है, गीतियोना होता है। अब वहां पर गीतियोरा लिखा हुआ है ना, तो चाहे तो हम इस प्रकार से गीतियोरा लिख करके, है ना, गीतियोरा लिख करके कौन सी जनजाति वहां दिया हुआ है गीतियोरा में, है गीतियोरा में इस प्रकार से क्या दिया है, मुंडा दिया हुआ है। ठीक है, अब मुंडा जनजाति के, हालांकि हम ऐसे कोई युवग्री यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन अब प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न में आंसर उसको लिया गया है, तो अब आपको यहाँ पर गीतियोरा एक और चाहे तो ऑप्शन यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर गीतियोना को ही वहां पर गीतियोरा बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मुंडा इस प्रकार से लिख देंगे आप। ठीक है, हालांकि जो मुंडा ये जो बिरहोर जनजाति है उसका गीतियोना होता है ना, कायदे के साथ अगर देखा है तो उस आंसर को सही नहीं लिया जाना चाहिए था, बट वहां पर लिया गया है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा ही है।
इसके अलावा भारिया का हम लोग क्या देखते हैं, घसरवासा देखते हैं। भुइयां का क्या देखते हैं, रंग भंग देखते हैं। भुइयां में भूमि में रंग भरता है, जैसे दीपावली वगैरह आते हैं तो क्या करते हैं, भूमि में रंग बनाते हैं कि नहीं। इसीलिए भारिया, भार अगर अधिक हो जाए, अगर रेत के ढेर में आप इस प्रकार से क्या कर दोगे, एक बड़ा सा लोहे का कोई वस्तु को रख दोगे तो अंदर धंस जाएगा ना, तो उसी से याद रखेंगे। भार अगर ज्यादा हो जाएगा तो धंस जाएगा, ऐसे घसरवासा धसरवासा, ऐसे धंस गए जमीन के अंदर, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। परजा जनजाति के लिए याद रखोगे धांगा बक्सर। ठीक है, ये भी शायद इसमें पूछा गया है। तो परजा का क्या होता है, धांगा बक्सर। तो बक्सर के मैदान में जो प्रजा लोग होते हैं क्या करते हैं, वो लोग युद्ध लड़ने जाते हैं, ऐसे याद रखेंगे। परजा कहाँ लड़ते हैं, बक्सर के मैदान में, ऐसे याद रखेंगे। कौंध जनजाति का क्या होता है, धांगड़ा घर, धांगड़ी घर, इस प्रकार से युवगृह होता है। ठीक है इनका। तो अलग अलग जनजातियों का इस प्रकार से अलग अलग युवगृह है। इनमें एक पॉइंट और चाहे तो याद रख सकते हैं, जैसे कि घोटुल जनजाति में अगर हम देखें तो कौन सा युवगृह होता है, मतलब सॉरी, मुड़िया जनजाति में कौन सा युवगृह होता है, घोटुल होता है। घोटुल को जो देवता होता है ना, उसको लिंगोपेन कहते हैं। घोटुल को जो, मतलब घोटुल युवागृह के जो देवता होते हैं उसको क्या कहते हैं, लिंगोपेन कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे ना। इसमें जितने भी जो लड़के और लड़कियां होती हैं, मतलब कि वहां पर जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो छात्र छात्राएं, या फिर इसको हम लड़का और लड़की यहाँ पर लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या कहते हैं, लड़कों को चेलिक कहते हैं, लड़कियों को मुटियारिन कहते हैं। ठीक है, चेलिक और मुटियारिन याद रखेंगे। ठीक है, क्या रहे, जहाँ पर सदस्य जो होते हैं उन सदस्यों को क्या कहेंगे, लड़कों को क्या बोलेंगे, चेलिक बोलेंगे, और लड़कियों को क्या बोलेंगे, मुटियारिन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे ना। और इनके जो मुखिया होते हैं, तो बेलोसा और सिरेदार। बेलोसा लड़कियों का मुखिया और सिरेदार लड़कों का मुखिया, ऐसा है। तो बेलोसा और सिरेदार मतलब कि, देखो अब युवागृह है क्या चीज, आप आगे आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर इस पॉइंट को देख लेंगे, एग्जाम में कभी कभार ये पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखें। इसी प्रकार से अगर हम उराव जनजाति में धुमकुरिया याद रखेंगे, धुमकुरिया में सदस्यों को बोलते हैं धांगर और धांगरिन। लड़कों को धांगर बोलेंगे, लड़कियों को धांगरिन बोलेंगे। इनकी मुखियाओं को क्या बोलेंगे, धांगर महतो और धांगरिन महतो से, है ना। बारकी धांगरिन कहते हैं। धांगर महतो, बारकी धांगरिन, इस तरीके से इनके मुखिया का नाम है। ठीक है। कोसी घोटुल में देखते हैं तो बालकों को मतलब लड़कों को लेयर कहते हैं, और बालिकाओं को मतलब लड़कियों को लेस्की कहते हैं। ठीक है, लेस्कू। तो लेयर और लेस्कू, है ना, लेयर और लेस्कू, ऐसे। तो ये तीनों को थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से इनमें जो भी सदस्य होते हैं, उनके जो भी मुखिया होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इनको, ये तीनों पॉइंट को थोड़ा सा और अलग से याद रखिए। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए ना युवागृह होता क्या है, तो बता देंगे युवागृह जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। युवागृह क्या चीज है, जनजातियों की एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। ठीक है, जहां पर सामाजिक विकास केंद्र है, जहां पर युवाओं को सहजीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक जो शिक्षा है वो दिया जाता है। ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रावास लिखा हुआ है। अब एग्जाम में जब पूछा गया है तो डायरेक्ट वहां पर क्या लिखा गया है, छात्रावास लिखा हुआ है। तो छात्रावास लिखने का आप अर्थ समझ सकते हैं। अब छात्रावास से समझ सकते हैं कि हाँ युवगृह कैसा होता होगा, है ना। हालांकि ऐसे छात्रावास जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है वैसा टाइप का नहीं रहेगा। जनजातियों में जो छात्रावास होता है इस प्रकार से मिट्टी का, और इस प्रकार से छुपर में छप्पर खपरे का, है ना, बना हुआ एक घर रहेगा। वहां पर बड़ा सा अंदर में ऐसे हॉल रहेगा, जहां पर मस्त नृत्य नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा लिया जाता है। ठीक है, लड़के लड़कियां वहां पर मौजूद होते हैं, और उनको उनके जो है मुखिया होते हैं उनके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक जो शिक्षा है वो दिया जाता है। ठीक है, सहजीवन का पाठ वहां पर पढ़ते हैं। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पर सामाजिक शिक्षा देना इसका उद्देश्य होता है ना, युवागृह का। जीवन साथी के चुनाव में सहायक होता है। बहुत सारे लड़के लड़कियां वहां पर आए हैं तो आपस में क्या करते हैं, अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने पसंद के आधार पर जो जीवन साथी होता है उनको चुनते हैं। ठीक है, बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर अपने जीवन साथी का चुनाव वहां पर करने का अवसर उनको मिलता है। सेवा भाव जागृत होता है। बहुत सारे ऐसे कार्य किया जाता है, सामाजिक कार्य, सेवा से संबंधित बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि साफ सफाई पे ध्यान देना, है ना, समाज में कुछ जो भी बुराई है उनको खत्म करना है, फिर समाज के बहुत सारे भलाई वाला काम करना। तो ऐसे बहुत सारे काम किया जाता है, इसलिए सेवा भाव क्या होता है, जागृत होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बांस के कार्यों के लिए कौन सी जनजाति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो बांस के कार्यों के लिए कौन सी जनजाति विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर कंवर दिया हुआ है, कमार दिया हुआ है, गोंड दिया हुआ है, उरांव दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी जो कार्य है उन सभी कार्यों को करने वाले कौन कौन से जनजाति है लिखा हुआ है। जनजाति, उनका कार्य, जनजाति और उनका कार्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बांस के कार्य है ना, बांस से संबंधित कार्य करने वाली जनजातियों में इस प्रकार से चार पांच नाम हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चार नाम दिखाई दे रहा है। कंडरा है, कमार है, बिरहोर है, धनवार है ना। क्या क्या है, कंडरा, कमार, बिरहोर, धनवार, है ना। और रटने के लिए आप जैसे भी रटिए, कमार, कंडरा, बिरहोर, धनवार, ऐसे रट सकते हैं। तो इसको आपको रट के थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, चाहो तो ट्रिक बनाकर याद रख सकते हो। कंडरा है, कमार है, बिरहोर है, धनवार है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कमार, इसका आंसर हो जाएगा।
और भी जनजातियों का काम देख सकते हैं। कोल जनजाति का कोयला खोदने का काम होता है, अगरिया का लौह शिल्प कला होता है, खड़िया का पालकी ढोने का काम होता है, कोरकू का भूमि खोदने का काम होता है, खैरवार का कत्था निकालने का काम होता है, पारधी का काले पक्षी का शिकार करने का काम होता है, कंवर का सैन्य कार्य होता है, ध्रुवा का कृषि और गन्ने संबंधित कार्य होता है ना। शिकारी जनजाति याद रखेंगे, इनका छिंद के पत्ते से संबंधित कार्य होता है। छिंद के पत्ते से क्या करना, बर्तन बनाना, झाड़ू बनाना, ऐसे कार्य होता है किनका, शिकारी जनजाति का। ध्यान रखेंगे, शिकारी जनजाति का शिकार करना काम नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, इस चीज को एग्जाम में पूछा गया है। हलबा जनजाति कृषि और चिवड़ा पोहा बनाने का काम होता है। हलबा जनजाति क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, चिवड़ा पोहा बनाते हैं। भात्रा जनजाति सेवा कार्य करने का काम करते हैं। मालाड़ जनजाति धातु शिल्प कला करते हैं। देखो इसको याद रखेंगे ना, धातु शिल्प कला करने का काम कौन सी जाति, कौन सी जनजाति करता है, तो मलार याद रख लेंगे। अबुझ माड़िया मुड़िया जनजाति काष्ठ शिल्प कला का काम करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी जनजाति हैं उनके द्वारा कौन कौन सा काम किया जाता है, इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, बहुत आसान है, एक एक बार पढ़ेंगे याद हो जाता है ना। ये यहाँ से प्रश्न मेरे ख्याल से आपका गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको पूछा गया है तो क्या हमको आंसर लेना था, ये कमार जनजाति का आंसर लेना था इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बस्तर की घड़वा शिल्पकला। ठीक है, क्या दिखा हुआ है, बस्तर की एक शिल्प कला है ना, घड़वा शिल्प कला। इसी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये जो शिल्प कला है, घड़वा शिल्प कला है ना, ये क्या बोला जाता है, देखो घड़वा शिल्प कला में प्रयुक्त सामग्री, कौन कौन सी सामग्री इसमें उपयोग करते हैं। तो देखो बहुत सारे आप लोग ऐसे मूर्ति वगैरह देखे होंगे, है ना, इस प्रकार से कांसे का या पीतल का ऐसा बना होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो पीतल का, कांसे का और मोम का, ये तीन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भ्रष्ट मोम वृद्धि इसको कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसका प्रोसेस को मैं समझाया हूँ। ठीक है, मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया तो वहां पर समझाया हूँ प्रोसेस को। पहले इस तरीके से मिट्टी के कुछ आकृति बनाते हैं, मान के चलो आपको चिड़िया बनाए, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, चिड़िया ऐसे बना लिया। ठीक है, चिड़िया आपने इस तरीके से बनाया। अब ये चिड़िया जो है मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी के ऊपर इस प्रकार से आपने मोम चढ़ाया, मोम का लेयर, इस प्रकार से हम मोम को पतला पतला इस प्रकार से रोल बना करके ऐसे चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर फिर से मिट्टी डालेंगे, ऐसे मिट्टी से कवर कर देंगे। ऊपर में ऐसे छोटा सा क्या करेंगे, छेद करेंगे, वहां से क्या करेंगे, ये पीतल को या फिर कांसे को डालते हैं, पिघला करके पीतल या कांसे को डालते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो मोम का भी उपयोग हो रहा है, पीतल का भी उपयोग हो रहा है, कांसे का उपयोग। मोम या फिर पीतल को इस प्रकार, मतलब ये कांसे या फिर पीतल को आप डालेंगे तो अंदर में जो मोम का जगह है ना, वो पूरा का पूरा इस प्रकार से कांसे या फिर पीतल से भर जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो अंदर में मिट्टी है, लेकिन ऊपर में इस प्रकार से कांसे या फिर पीतल को जो क्या रहेगा, लेयर रहेगा, वो चढ़ जाएगा, मतलब बहुत अच्छा आकृति वहां पर कांसे या पीतल का बन जाता है। इसी तरीके से ये जो घड़वा शिल्प कला होता है ना, ये होता है। तो इसको मैंने क्लास लिया हुआ है, एप्लीकेशन में जाकर चेक करेंगे, अवेलेबल है। बहुत डिटेल में समझाया था कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, पूरा विस्तार से समझाया हूँ। तो JKL यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, JKL कहाँ पर, ये देखो ये। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम ज्यादा ऐसे डिटेल में बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ हमको बहुत सारे टॉपिक को कवर करना होता है। तो डिटेल क्लास अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऐप में जाइए या फिर यूट्यूब में सर्च करिए, मेरे ही क्लासेस आपको बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। फिलहाल वो जो टॉपिक अभी बता रहा था वो एप्लीकेशन में शायद यूट्यूब में नहीं होगा, ऐप में आपको देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित से बोला जा रहा है, देखो अब यहाँ पर जितने भी जनजाति है ना, उनके नृत्य का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो नृत्य दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ त्योहार वगैरह का नाम दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये भी नृत्य है, तो दोनों को नृत्य वाला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमको समझना पड़ेगा, कौन कौन सी जनजातियों द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। तो कुछ जनजातियों को ध्यान में रख करके हम चाहें तो आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम उरांव जनजाति में इस सरहुल को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, गौर जनजाति में देखते हैं कि माड़िया जनजाति इस प्रकार से गौर नृत्य करती हैं। पंथी हम जानते हैं कि सतनामी जातियों द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर माओ पाटा अगर हम देखेंगे तो मूर्य जनजाति द्वारा इस प्रकार से क्या करते हैं, नृत्य किया जाता है। इतना अगर हम बना लें तो हमसे आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि डी का 3 है, देखो डी का 3, हमको एक ही ऑप्शन, अगर ये आपको पता रहेगा तो आसानी से आप एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन के आधार पर इस प्रकार से आंसर बना सकते हैं, है ना, आंसर फट से निकल जाता है। तो इसका तो आंसर ये हो गया, लेकिन हमको विस्तार से भी समझना है कौन कौन सी जनजाति क्या क्या नृत्य करते हैं, उसको मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो सरहुल जो नृत्य होता है, सरहुल नृत्य साल के वृक्ष पर फूल जब खिलता है, ठीक है, साल के जो वृक्ष होता है इसमें फूल जब खिलते हैं तब यहाँ पर सरहुल नृत्य करते हैं। घोटुल हम लोग देखते हैं कि ये मृत्यु के अवसर पर इस प्रकार से नृत्य किया जाता है। दो ही क्वेश्चन के आधार पर आप चाहें तो बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो देखो ए का 2 है ना, हमको
ये पहला ही ऑप्शन के आधार पर हम इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ए का 2 ऐसे, बी का 1, इस तरीके से अब इसका आंसर निकल जाएगा। सी का 3, 1 मिनट, ये भी ऑप्शन ये 3 रहेगा ना, लेकिन यहाँ पर सी का 3 दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन लिखने में यहाँ पर कुछ गलती हुई है। घोटुल पाटा जो होता है ना, घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर करते हैं, इतना तो कंफर्म है, मतलब कि ए का 3 यहाँ पर होगा, मतलब कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, देखो ऐसे। ठीक है, इसका बी का ये होगा सैला, और बिल्मा का यहाँ पर क्या होगा, विजयदशमी पर, और सरहुल का यहाँ पर साल वृक्ष पर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो गलत लिखा हुआ था, यहाँ पर 3 की जगह में 2 लिखा गया था, इस वजह से गलत हो रहा था। ठीक है, बाकी इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। अब चलिए थोड़ा और मैं आपको हल्का से इसके बारे में बता देता हूँ, कौन कौन सी जनजाति क्या क्या नृत्य करते हैं उसको। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, कोल जनजाति द्वारा कोल दहका नृत्य किया जाता है। ठीक है, कोल दहका नृत्य करते हैं। कोरकू जनजाति द्वारा 3 नृत्य याद रखेंगे, थापड़ी, ढांढल और डंडारी। ठीक है, थापड़ी, ढांढल और डंडारी, जैसे कि अब ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आप लोग बिल्कुल भी अफेंड नहीं होइएगा, है ना। हो सकते हैं कोरकू जनजाति वाले, अगर कोई मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा ऑफेंसिव लग सकता है, बट ये सिर्फ याद रखने के लिए है। ठीक है, जैसे कोरकू को आप ऐसे, कोरकू, चलो छोड़ो, मैं ट्रिक बताऊंगा तो मुझे ही वो चीज बेकार लगेगा। देखो, डंडे से मार रहे हैं किसको, खोपड़ी को, है ना। थापड़ी को खोपड़ी याद रखें, खोपड़ी को क्या करें, डंडे से मार रहे हैं, अब खोपड़ी फट कर ढक्कन जैसे निकल जाएगा, ऐसे याद रखेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ याद रखें, कोई एक छोटा मोटा जानवर को इमेजिन कर लीजिए, है ना, कुत्ते को ऐसे इमेजिन कर लिए, उसको क्या है, डंडे से मार रहे हैं, ऐसे डंडे से मार रहे हैं, तो खोपड़ी से क्या हो रहा है, ढक्कन जैसा निकल जा रहा है। ऐसे कुछ याद रखेंगे तब याद हो पाएगा ना। याद रखने के लिए पर्सनली कुछ ऐसा ट्रिक बनाकर याद रखना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ट्रिक होते हैं जिसको पब्लिकली इस प्रकार से वीडियोस वगैरह में हम नहीं बोल पाते हैं, बट याद रखने के लिए ऐसा बनाना पड़ता है। चलो, तो एक कोरकू को ऐसा कुछ याद रख लेंगे, है ना। कोरबा जनजाति का दमना से याद रखेंगे, बहुत भय उत्पादक, मतलब ये जन दमना से नृत्य होता है ना, इतना खतरनाक तरीके से नृत्य करते हैं, सामने वाले इंसान डर जाएगा, क्या हो गया इसको, ऐसा बोलते हैं। बैगा जनजाति में देखते हैं सैला, डंडा, बिलमा, 3 नृत्य याद रखेंगे बैगा जनजाति का। बैगा फिर गोंड का, सैला, डंडा और बिलमा। बिलमा करते हैं दशहरे के अवसर पर, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को दिया हुआ है कि बिलमा होता है कब, विजयदशमी पर। देख रहे थे, बिलमा कब होता है, विजयदशमी के अवसर पर, मतलब कि दशहरे के अवसर पर क्या किया जाता है, बिलमा नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज को ना। कर्मा जनजाति, मतलब सॉरी, कर्मा नृत्य कौन कौन करते हैं, उरांव, मुंडा, कमार। उरांव, मुंडा, कमार, ये तीनों जनजाति क्या करते हैं, कर्मा करते हैं। ठीक है, कर्मा बहुत सारी, छत्तीसगढ़ के बहुत सारी जनजाति हैं जिनके द्वारा कर्मा नृत्य, कर्मा गायन बहुत सारे जनजाति द्वारा किया जाता है। प्रधान का लिंगो पाटा याद रखें, प्रधान का लिंगो पाटा याद रखेंगे ना। लिंगोपेन जो देवता होता है वो इस प्रकार से मूर्य जनजाति के देखते हैं, लेकिन वहां पर जो एक जो प्रधान जनजाति हैं वो लिंगो पाटा क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे ना, ये लिंगोपेन देवता अलग है और लिंगो पाटा नृत्य अलग है। कंवर जनजाति बार नृत्य करते हैं। मुड़िया जनजाति बहुत सारे नृत्य करते हैं, जैसे कि एबाल तौर नृत्य है, मांदरी नृत्य है, कक्षार नृत्य है ना। घोटुल के देवता लिंगोपेन को, ये मुड़िया जनजाति क्या है, लिंगोपेन के देवता को खुश करने के लिए कक्षार नृत्य करते हैं। तो गोटुल को जो देवता लिंगोपेन होता है उसकी आराधना में क्या किया जाता है, कक्षार नृत्य किया जाता है। हुल्की पाठक करते हैं, घोटुल पाठक करते हैं, माओ पाठक करते हैं ना। माओ पाठक गौर पशु के शिकार करने से संबंधित नृत्य होता है। माओ पाठा यहाँ पर कहीं पर दिया हुआ था, देख लेते। माओ पाठा, ये माओ पाठा इस प्रकार से है, मूरिया जनजाति है ना। माओ पाठा क्या है, मूरिया जनजाति है। डिटोंग है, डिपोंग या फिर डिटोंग कहते हैं, गेड़े नृत्य बोलते हैं इसको। ठीक है, डिटोंग नृत्य या फिर इसी को गेड़े नृत्य भी कहा जाता है। टेवाल तौर जो नृत्य होता है वो अंगादेव की आराधना में करते हैं। अंगादेव और लिंगोपेन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता है मूरिया जनजाति का, है ना। जनजाति वाले वीडियो में आप देखिएगा, बहुत विस्तार से मैं समझाया हुआ हूँ कि किस प्रकार के देवता होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, उसका इमेज चित्र दिखा दिखा कर मैं बताया हूँ। ऐसा लिंगोपेन दिखता है, ऐसा अंगादेव दिखता है, ऐसा ऐसा इनका जो नृत्य होता है, सब कुछ विस्तार से मैं समझा चुका हूँ। तो उसको क्लास में थोड़ा देखिएगा, मेहनत करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। एप्लीकेशन में जाइए, वहां देखिए। भद्रा जनजाति डंडारी नृत्य करते हैं, है ना। डंडारी हम लोगों ने कोरकू जनजाति का भी देखा था, भद्रा का भी हम लोगों ने देख लिया। माड़िया जनजाति गौर नृत्य करते हैं। ठीक है, माड़िया क्या करते हैं, गौर नृत्य करते हैं। बाइसन हॉर्न नृत्य भी कहते हैं। ये शिकार या फिर आखेट पर आधारित होता है। गौर पशु को शिकार करते हैं और उसी को नृत्य के रूप में इस प्रकार से वहां पर प्रदर्शित करते हैं। डोरला जनजाति पैडल नृत्य करते हैं। ध्रुवा जनजाति परबन नृत्य करते हैं। और अबुझ माड़िया जनजाति ककशाड़, है ना, काकशाड़ नृत्य करते हैं। तो ये बहुत सारी जनजातियों का जो नृत्य है वो हम लोगों ने समझा। अब हमारा जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है वो वाद्य यंत्र से संबंधित है। बताइए कौन कौन सा वाद्य यंत्र कैसा कैसा दिखाई देता है और
टिनिकी बोला गया है, ठीक है। टिनिकी या फिर इसी को टिमिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टिमिकी जो वाद्य यंत्र होता है या फिर टिनिकी वाद्य यंत्र होता है को किन नामों से जाना जाता है? किन किन नामों से जाना जाता है ये बोला जा रहा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वाद्य यंत्र से जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पहले जैसा नहीं, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है, कौन सा वितत वाद्य यंत्र है, पहले एक एक लाइन में पूछ देते थे ना, अब नहीं। अब वैसा प्रश्न ना पूछ करके बहुत ही डिटेल में जाकर के, डीप में जाकर के क्वेश्चन बनाया जा रहा है कि देखो टिमकी वाद्य यंत्र कैसे होते हैं, उसी के जैसा कौन कौन सा वाद्य यंत्र है उसको हमको बताना है। तो टिमकी को किन किन वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं? तुड़बुड़ी भी कहते हैं और टिमिकी भी कहते हैं, देखो वही है। टिनिकी को टिमकी कहेंगे, तुड़बुड़ी भी कहेंगे, ठीक। ढोल और मांदर अलग होता है, ढोल और मांदर नहीं होगा। तो इसका आंसर जे और एल हो जाएगा। देखो कहीं पर है क्या जे और एल? इसका आंसर ये हो जाएगा। अब कैसा दिखाई देता है अभी आपको दिखाता हूँ, है ना, दोनों वाद्य यंत्र को दिखाऊंगा। एक और क्वेश्चन है, इसको भी बना लो, उसके बाद दिखाऊंगा। मोहरी वाद्य यंत्र है, रायगढ़ी है, पिटोरका है और तंबूरा है, इसको हमको बताना है। देखो जो पिटोरका होता है ना, पीटने वाला होता है, सब प्याले के समान होता है, पीटते हैं उसको ऐसे, है ना। मंजीरा कह सकते हो, गूगल वगैरह में सर्च करो तो मंजीरा कुछ दिखाता है, लेकिन मेरे ख्याल से पिटोरका वैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ पीटते हैं, प्याले के आकृति का होता है, पीट करके उसको बजाते हैं, इसको ऐसे याद रखेंगे। मोहरी, देखो मोहरी क्या होता है? सहनाई नुमा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, सहनाई जैसा होता है मोहरी वाद्य यंत्र। सूखे लौकी का क्या होता है? खोला होता है, कौन सा? तंबूरा, ये हमको पता है तंबूरा। सूखे लौकी का जो खोल होता है, मतलब कि जो उसका लौकी को सुखा दोगे तो ऊपर वाला जो पार्ट बच जाता है ना, उससे बना होता है। तो डमरू जो होता है डमरू के समान वाद्य यंत्र होता है, रायगढ़ी बोला जा रहा है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसमें अगर आंसर निकालना चाहे तो देखो ए का दो है, ए का हमको दो अगर पता रहेगा, एक ही क्वेश्चन एक ही ऑप्शन में हम इस एक ही को मैच करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखो ये आंसर हमारे इस प्रकार से निकल गया है, ठीक। अब इनको हम थोड़ा किसके माध्यम समझेंगे? चित्र के माध्यम समझेंगे। जैसे यहाँ पर तुड़बुड़ी और टिमकी दी हुआ है, ठीक है, टिमकी और तुड़बुड़ी। तुड़बुड़ी होता है ऐसे, दो पतला पतला डंडा ले लेंगे और ऐसा जो एक वाद्य यंत्र होगा ऐसे, इसको बजाते हैं, तुड़बुड़ तुड़बुड़ आवाज आता है, तुड़बुड़ तुड़बुड़ से सुरीला आवाज होता है। मांदर जैसा धम धम नहीं होता है ना, ढम ढम ऐसा आवाज नहीं, तुड़बुड़ तुड़बुड़ आवाज आएगा तो तुड़बुड़ी बोलते हैं। टिमकी, इसमें भी बहुत सुरीला आवाज आता है, टिम 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 ऐसा आवाज आता है, हाथ से बजाते हैं इसको ऐसे, हाथ से ऐसे, तो टिम 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 ऐसे टिमटिमी की आवाज आता है, तो टिम टिम टिमी बोल देते हैं इसको। टिनिकी या फिर टिमिकी, क्या? टिमिकी या फिर टिनिकी। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों को दिया हुआ है इसमें, तुड़बुड़ी और टिमकी क्या कहते हैं इसको? टिनिकी वाद्य यंत्र है। ढोल या मांदर, इनका आवाज क्या होगा? ढोल का आवाज जानते हैं, इस प्रकार से ढोल ढोलक होता है, आवाज बहुत भारी होता है ना। मांदर का भी आवाज भारी होता है। तो ये दोनों वाद्य यंत्र है, कुछ ढोल ढोलक ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब ढोलक ढोल मांदर सब ऐसा दिखेगा, लेकिन जो तुड़बुड़ी और टिमकी होता है कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये दोनों सेम सेम प्रकार के वाद्य यंत्र है, इसी वजह से यहाँ पर इसका आंसर क्या लिया गया है? जे और एल, मतलब इसको और इसको लिया गया है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मोहरी वाद्य यंत्र कैसा होता है? तो मोहरी जो वाद्य यंत्र होता है ना, ऐसा कुछ होता है, मोहरी शादी वादी में इस प्रकार सहनाई बजाते हैं ना, तो सहनाई जैसा वाद्य यंत्र होता है, ऐसा मोहरी वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो आप देख सकते हैं, सहनाई नुमा वाद्य यंत्र है, मोहरी क्या बोलते हैं? सहनाई नुमा वाद्य यंत्र। रायगढ़ी का चित्र यहाँ पर नहीं है ना, रायगढ़ी डमरू के समान इस प्रकार से वाद्य यंत्र होता है बोला गया है। पिटोरका प्याले के समान आकृति, इसका भी यहाँ पर चित्र नहीं दिया हुआ है ना। अगला जो चित्र है वो तंबूरा का है, ये तंबूरा ऐसा होता है, देखो ये तंबूरा। तो अगर एक दो चित्र भी अगर आपको दिमाग में छपा हुआ है वाद्य यंत्रों का, तो आप बहुत आसानी से उसको बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे तबला ऐसा होता है, डफली कुछ ऐसा होता है, अलगोजा याद रखेंगे, अलगोजा कुछ ऐसा बांसुरी नुमा रहेगा, लेकिन दो ठो रहता है, बहुत मोटा मोटा होता है। इसी प्रकार से ये भी रहेगा, इस प्रकार से दो ठो रहेगा, सहनाई जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें दो ऐसे इसमें क्या होता है, ये ऐसा बना होता है। तो ये अलगोजा में डबल याद रखेंगे, ऐसे सहनाई का डबल रूप है, ऐसे याद रखिए इसको। तुरही या फिर इसी को तुर्रा या फिर तोड़ी कहते हैं, ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना। तुर्रा तोरी तुरही सभी को फूंक करके बजाते हैं, साइड में इस प्रकार से यहाँ पर जगह रहेगा फूंकने का। ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से, इसी को तुरही भी कहते हैं, इसी को तुर्रा भी कहते हैं, इसी को तोड़ी भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, बाकी इस तरीके से दिखाई देता है, याद रखेंगे, ठीक है। सहनाई में याद रखेंगे, इधर ऐसे इधर से फूंकते हैं, लेकिन इस तुरही में या फिर तोड़ी में या फिर है ना तुर्रा में यहाँ से फूंका जाता है, ऐसे फूकेंगे, ऐसा करके फूकेंगे, ऐसे बांसुरी बजाते हैं वैसे, सहनाई में ऐसे सीधा फूका जाता है, याद रखेंगे ना। ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, दिखेगा वैसा ही, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। बैंजो ऐसा वाद्य यंत्र ऐसा कुछ होता है, ठीक है। गुडुम वाद्य यंत्र ऐसा होता है, यहाँ पर देखेंगे तो दो बड़ा बड़ा सा
डंडा होता है और इसका जो आवाज होता है गुडुम गुडुम आता है, इसे देखें तो बहुत बेस होता है इसमें, गुडुम गुडुम ऐसे आवाज इसका निकलता है, तो गुडुम वाद्य यंत्र इसको कहते हैं। इसका नाम से ही पता चल रहा है कैसा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति का ही पार्ट है ये। देखो क्या बोला गया है कि सधौरी संस्कार प्रथम गर्भाधान के 7वें माह में संपन्न होता है। जो सधौरी संस्कार होता है ना, वो क्या बोला जा रहा है, सधौरी आप लोग सुने होंगे है ना, सधौरी खवाने जाते हैं, सधौरी खिलाने जाते हैं। जो गर्भवती महिला होती है उसको क्या करते हैं, सधौरी खिलाते हैं। जैसे कि गर्भ धारण के 7वें महीने में है ना, 7वें महीने में क्या कहते हैं, 7 प्रकार के अलग अलग आइटम, अलग अलग प्रकार के जो क्या होता है, पकवान होते हैं, है ना, रोटी पीठा होते हैं, उसको खिलाते हैं। किसको, जो गर्भवती महिला होती है उनको। ठीक है, खाने पीने का बहुत शौक रहता है, क्योंकि गर्भ में बच्चा है तो दोनों के लिए क्या पोषक तत्व चाहिए, वहां पर दोनों के लिए पोषण चाहिए, तो ज्यादा खाने पीने का मन होता है, तो वो 7 प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और उनको खिलाने के लिए लेकर जाते हैं 7वें महीने में। ठीक है, क्या करते हैं 7वें महीने में, इसी को सधौरी बोला गया है ना, 7 प्रकार के व्यंजन वहां पर रहेंगे इसी वजह से। तो सधौरी संस्कार प्रथम गर्भाधान के 7वें माह में संपन्न होता है। ठीक है, मायके पक्ष के लोग सधौरी लेकर आते हैं, जिसमें वस्त्र आभूषण तथा 7 प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। और इसका व्याख्या है कि नहीं, व्याख्या है कि नहीं जी, व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, व्याख्या भी कर रहा है, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर क्या लिया गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना, किसी भी तरीके से कोई भी आंसर गलत हमको नहीं करना है। हालांकि व्याख्या इसका होना चाहिए, है ना। देखो मैं, वही डाउट था ना इसमें, कि इसमें इसका व्याख्या नहीं कर रहा है ऐसा लिया गया है। हाँ, यहाँ पर सधौरी क्या चीज है इसको ना बताया गया है ना, सधौरी क्या होता है इसको नहीं बता करके यहाँ पर क्या लिखा गया है कि मायके पक्ष के लोग सधौरी लेकर आते हैं, जिसमें वस्त्र आभूषण तथा 7 प्रकार के व्यंजन होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। बट इसका आंसर जो है ना, ये ऑप्शन बी लिया हुआ है, इसका व्याख्या नहीं है, इसका आंसर लिया गया है। मतलब कि दोनों कथन क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं है। इसका आंसर, इसको बी को लिया गया है। ठीक है, अब क्यों लिया गया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब इस प्रकार से लिया गया है, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो इसका आंसर हमको ए नजर आ रहा है, सही व्याख्या है, ये भी हमको दिख रहा है। ठीक, लेकिन हो सकता है कि मैच नहीं कर पा रहा है दोनों, उतना जिस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहिए, व्याख्या करना चाहिए, व्याख्या नहीं हो पाई, इसलिए इसका आंसर बी ले लिया गया है ना। कथन तो दोनों सही है, बट व्याख्या नहीं कर रहा है, ऐसा उसका आंसर लिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम समझते हैं क्या बोला जा रहा है। वर्तमान में सभी जनजातियों की बोलियों का अस्तित्व खतरे में है। ठीक है, वर्तमान में सभी जनजातियों के बोलियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में है, सही बात है। आधुनिकरण की प्रक्रिया इसका महत्वपूर्ण उदाहरण, मतलब महत्वपूर्ण कारण है बोला जाता है, सही बात है ये। आधुनिकरण की वजह से जो भी जनजातियों की मुख्य जो बोली होती है, वो जो बोली है वो धीरे धीरे खतरे में, अस्तित्व उसका धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। जनजातियों की ही बोली को क्या बोले हम, छत्तीसगढ़ी बोली को ही अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ी बोली भी आप देखिए ना, आप चले जाइए थोड़ा सा भी सिटी एरिया में चले जाएंगे, है ना, जैसे कि आप बिलासपुर चले जाइएगा, रायपुर चले जाइएगा, तो कोई छत्तीसगढ़ी बोलते हुए आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा का पूरा आपको हिंदी बोलने वाले ही लोग दिखेंगे। ठीक है, और बड़े बड़े सिटी में घुस जाइए, अंबिकापुर, जगदलपुर और इधर जांजगीर चांपा, रायगढ़, ऐसे क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर आपको छत्तीसगढ़ी बोलने वाले बहुत कम लोग दिखने को मिलेंगे। तो वही है, अस्तित्व खतरा में है, क्योंकि आधुनिकरण, आधुनिकरण की प्रक्रिया इसका महत्वपूर्ण कारण है, मतलब कि ऑप्शन इसका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्या बोला जा रहा है, फिर से कथन करार वाले क्वेश्चन है। कथन क्या दिया गया है, लोकगीत संस्कृति के संवाहक होते हैं। ठीक है, लोकगीत क्या होते हैं, संस्कृति के संवाहक होते हैं, सही बात है। क्या करते हैं, लोकगीत संस्कृति को कन्वे करता है ना, कन्वेयर होता है, यह बोला जा रहा है ना, द फोक सॉन्ग और कन्वेयर और कन्वेयर्स ऑफ कल्चर, मतलब कल्चर को क्या करता है, कन्वे करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी क्या करता है, लोकगीत को कन्वे करने का काम करता है कौन, लोकगीत। लोकगीत के ही माध्यम से क्या करते हैं, हमारा लोक संस्कृति को ही क्या करते हैं, कन्वे किया जाता है। लोकगीत लोक जीवन, परंपरा, सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करता है, सही बात है। लोकगीत क्या करता है, जो लोक जीवन है और परंपरा को, सामाजिक जो मूल्य होता है उसको व्यक्त करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, इसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो ये कथन भी क्या है, मतलब कारण भी क्या है, सही है, ये भी सही है, ये सही व्याख्या भी कर रहा है।
इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये हमारा इस प्रकार से जितना भी जनजाति और आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस प्रकार से क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के अब ये इतिहास का क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है, महापाषाण स्थल है, मौर्यकालीन है, प्राचीन रोमन सिक्के, ये जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में इसके बारे में मतलब छत्तीसगढ़ के जनजातियों को हम लोग बहुत विस्तार से समझेंगे। चलिए, तो अगर इसके अलावा हमारा जो भी क्लासेस वगैरह है ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो भी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है उसमें आप लोग संपर्क करिए। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये हमारा एप्लीकेशन है, वहां जाकर के चेक करिए, इसका पीडीएफ भी वहीं पर डाला जा रहा है और जो भी लेक्चर वगैरह है सब वहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।